एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट 3 को, जिसमें हम बात करेंगे इमरजेंसीज इन क्रिटिकल केयर के किन कौन कौन सी इमरजेंसीज आती है क्रिटिकल केयर में, हम किन किन इमरजेंसी को डील करते हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके जो भी टॉपिक्स है, ऑब्जेक्टिव है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि डिज़ास्टर ट्रिगर मैनेजमेंट, के अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है या फिर ट्रिगर हो जाता है, उसको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ट्रॉमा और हेमरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज जो होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्डियक अराइसिस के बारे में, शॉक के बारे में, और क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में आज हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे ओवरऑल ये हैं कि हम इसमें ओवरऑल यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि उनको अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। डिज़ास्टर और मैनेज एंड ट्रिगर मैनेज, इसको एक्सप्लेन करेंगे आज। उसके अलावा डिफरेंट नेचर एंड मैन मेड डिज़ास्टर किस तरीके से होते हैं वो देखेंगे। उसके अलावा डिस्क्राइब रोल ऑफ इमरजेंसीज नर्स के क्या रोल होता है इमरजेंसीज में नर्सिस का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या है कि क्लासिफिकेशंस हेमरेज एंड अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग कौन सा हेमरेज है, हम उसको क्लासीफाई करेंगे। एक्सप्लेन द हेमरेज शॉक, हेमरेजिक शॉक है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कार्डियक अराइसिस एंड बी सी आई एल बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होती है BCL, उसको हम देखेंगे। उसके अलावा CPR इमरजेंसी ड्रग्स देते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। ऑल टाइप ऑफ शॉक एंड टाइप दे आर प्रोसेस इन द क्रिटिकल केयर, कि कौन से ऐसे टाइप से जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो अपनी क्रिटिकल केयर में, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव है जो हम अपने इसी यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम मोस्टली देखेंगे डिज़ास्टर एंड ट्रिगर टारगेट मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज द सडन इवेंट काजिंग सीरियस डैमेज, इंजरी, डेथ एंड ओवरवॉर्म विलियम्स अवेलेबल हेल्थ केयर रिसोर्सेज। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे सडनली किसी की डिमांड मतलब इंजरी हो जाए सीरियस, या फिर उसको उसकी डेथ हो जाए किन लोगों की, या फिर वहाँ पे सीवियर इंजरी हो जाए, वहाँ पे जो हेल्थ केयर अवेलेबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स है। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर: नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर में अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक एंड फूड डिज़ास्टर, साइक्लोन्स, या ये सारे क्या है कि अर्थक्वेक डिज़ास्टर है। लैंड स्लाइड्स, हीट वेव्स, ये क्या है कि ये वो डिज़ास्टर है जो है ना, नेचुरल डिज़ास्टर है। ठीक है, उसके अलावा ड्रॉथिंग्स एंड ट्रांसमिंग, ये सारे डिज़ास्टर। उसके अलावा मैन मेड डिज़ास्टर, फार्स, बॉम्ब्स ब्लास्ट एंड ये सारे केमिकल पल्सिस, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इंड्यूसर्स, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर्स है ना, ये क्या है, ये मेन मेड जो लोग इन डिजास्टर को बनाते हैं। एक जो नेचुरली आता है जिसका अर्थ के को एक हो गया ये सारे, और एक जो लोग खुद बनाते हैं डिजास्टर, वो डिजास्टर। तो उन दो डिफरेंट टाइप से है डिजास्टर के। ठीक है, उसके अलावा ट्रिगर जो टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स में आ जाता है, टारगेट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी एंड प्रोटोलाइज ऑफ द ट्रीटमेंट। हम क्या है कि हमारे टारगेट यही होता है कि किन को ज़्यादा ज़रूरत है, किन पेशेंट को
ज़्यादा इंजरी है, किनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो सबसे पहले फोकस उन पेशेंट पे होता है, उनको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा क्या है कि पर्पस यही होता है, सेव मैक्सिमम लाइव्स जो होती है उनको सेव किया जाए, प्रोटोलाइज्ड ट्रीटमेंट, एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए जिसको नीड है उसको। उसके अलावा यूज़ रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली, जो रिसोर्सेज है उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना। उसके अलावा रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, जो मोर्टेलिटी रेट है उस जितना भी उसको रिड्यूस करना। ये सारे पर्पस होते हैं टारगेट्स के, जो हमारा ट्रिगर्स होता है जिसके लिए हम टारगेट करते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टारगेट टारगेट कलर्स, कोड एंड ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन कलर्ड कोड एंड प्रोटोलाइज्ड पेशेंट करेक्टली। हमें क्या है कि कलर के हिसाब से हमें क्या है कि हमारी टारगेटेड एक जो भी मतलब हमें अगर पेशेंट देखना है तो हम उसको टारगेट कर देते हैं कि सीवियर है या मॉडरेट है या ज़्यादा नहीं है, तो उनको हम क्या है टारगेट करते हैं और कलर से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोलाइज्ड कलर, जिनको प्रोटोलाइज्ड करना है। उसके अलावा कंडीशंस, सबसे पहले रेड है ना, वो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बट दे आर ट्रीटेबल। ऐसी कंडीशन रेड के कलर वो शो करता है कि आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, आपको उसको अभी ट्रीट करना है इमीडिएटली, बट आपके पास ये है कि वो क्या है कि उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है, आप ट्रीटेबल होता है, वो ट्रीट हम कर सकते हैं, ठीक है। रेड में येलो में ये आता है डिक्लाइन एंड सीरियस बट द स्टेबल। सीरियस पेशेंट होता है बट स्टेबल होता है कि हमें वो स्टेबल पेशेंट होता है तो उसको उसी टाइम इमिडिएटली हमें नहीं देना होता है, डिले कर सकती है हम उसकी ट्रीटमेंट को, क्योंकि सीरियस तो होता है बट वो स्टेबल कंडीशन में होता है। जो रेड कलर है ना वो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, वो ट्रीटेबल भी होता है कि हमने अभी इसको ट्रीट किया तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। उसके अलावा ग्रीन में आ जाता है कि जो हम माइनॉरिटी में देखते हैं वॉक अनबाउंडेड, मतलब कि कुछ थोड़े से जख्म है वो सही हो जाएंगे। ब्लैक में आ जाता है कि एक्सटेंडेड, यहाँ पे एक्सपेक्टेड एंड जो डेथ होती है डिक्रीज और अनलाइक टू द सीवियरिटी, मतलब कि डिक्रीज और अनलाइक टू सीवियरिटी के ऐसी हो जिसमें ब्लैक कलर आ जाता है, मीन्स के वहाँ पे उम्मीद ना हो आपको कि अगर इसको हम बचाएं तो वो बच नहीं सकता, इस तरीके से ब्लैक कलर शो करता है। तो ये सारे कलर और टारगेट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चेन ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिजास्टर के। कौन सी चेन ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं डिज़ास्टर में, जब हम लोगों से अपना राब्ता कर सकते हैं। एम्बुलेंस सर्विस होना ज़रूरी है, ये भी एक कम्युनिकेशन की चेन होती है। उसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है, नर्सिंग सुपरविज़न होना ज़रूरी है, ताकि हम अपने जो भी डिज़ास्टर में वहाँ पे लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकें। उसके अलावा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड पुलिस, उसके अलावा फायर ब्रिगेड्स या फिर ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑपरेटिंग रूम्स, ऑब्जेक्टिव, ये सारे वो हैं जो क्या है कि मिल के जो ड्यूरिंग डिज़ास्टर में हम इन सारे जो भी है ना चेन है ना, ये सारे लोग मिल के उस डिज़ास्टर में कम्युनिकेशन करते हैं उन लोगों से और उनको बचाते हैं, ठीक है। उसके अलावा रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर, अगर डिज़ास्टर हो गया है तो उसमें नर्स का क्या रोल होता है। इन द चार्ज ऑफ द नर्स, इंचार्ज नर्स में क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्टाफ के, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को ऑर्गेनाइज करे ताकि जितने भी लोग हैं उनको एक अच्छी केयर दे सके। उसके अलावा अलोकेट द रिसोर्सेज, अलोकेट रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको दे सकें। और उसके अलावा कोऑर्डिनरी नेट इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेट करे इमरजेंसी रिस्पांस में। उसके अलावा सुपरविजन्स पेशेंट केयर, जो सुपरविजन्स है वो पेशेंट की केयर भी करे। उसके अलावा टारगेट नर्सिस का यही होता है कि रैपिड पेशेंट असेसमेंट, कि जल्दी से पेशेंट की असेसमेंट करे, जो भी असेस द टारगेटेड कैटेगरी के इसको किस चीज़ की
नीड है वहाँ पे उसको असाइन करे टारगेटेड कैटेगरी में। उसके अलावा प्रोटोलाइज ट्रीटमेंट, उसकी किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट दे। उसके अलावा इमरजेंसी नर्सिस का काम क्या होता है, यहाँ तो टारगेटेड आ गई। इमरजेंसी नर्सिस का काम यही होता है कि एयरवे मैनेजमेंट, सबसे पहले एयरवे मैनेजमेंट, आईवी एक्सेस होना ज़रूरी है कि आईवी उसे मिले, एयरवे मैनेज कर सके। पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में है ना, तो उसकी एयरवे बहुत ज़रूरी होती है कि अगर एयरवे मैनेज नहीं की तो पेशेंट की सर्टेन डेथ हो सकती है। तो एयरवे मैनेज करना, उसके अलावा आईवी एक्सिस अक्रॉस देखना, उसके अलावा ब्लीडिंग कंट्रोल करना कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेजिक हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन करना, इमोशनल सपोर्ट देना, ये सारे काम होते हैं इमरजेंसी नर्सिस के। ठीक है, तो ये दोनों क्या है कि ये रोल्स होते हैं नर्सिस के ड्यूरिंग डिज़ास्टर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोस्ट डिज़ास्टर इफ़ेक्ट एंड रिहेबिशंस। पोस्ट डिज़ास्टर होने के बाद जो भी इफ़ेक्ट या फिर रिहेबिशन होती है वो किस तरीके से देते हैं। तो सबसे पहले फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होना, फिज़िकल डिसेबिलिटी, लोग फिज़िकली डिसेबल हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, पीटीएसडी हो जाता है। उसके अलावा फाइनेंशियली बर्डन आ जाता है, फैमिली डिस्पेशंस हो जाती है। तो ये सारे क्या है इफ़ेक्ट पड़ते हैं डिज़ास्टर के बाद, क्योंकि डिज़ास्टर आ गया तो उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब पे वो इफ़ेक्ट करेगा। फाइनेंशियल, फैमिली डिस्टर्बेंस, इन सारी चीज़ों पे वो इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन, इसमें हम क्या ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके उनको इन सारी तकलीफ से बाहर कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। रिहैबिलिटेशन किस तरीके से करते हैं, फिजियोथेरापी दे के, फिजिकल थेरापी दे के और ऑक्यूपेशनल थेरापी दे के कि हम उसको ऑक्यूपेशनली सपोर्ट करें, फिजियोथेरापी दे, या फिर साइकोलॉजिकली काउंसलिंग उन लोगों को करें जिनकी फैमिली इफ़ेक्ट हुई है, वो एंजाइटी में है या फिर डिप्रेशन में है, उनको हम साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करें, सोशल सपोर्ट दें। उनको हम एक एक मतलब क्योंकि उनकी फैमिली अगर कोई डिज़ास्टर में चला गया है, डेथ हो गई है, तो उनको इमोशनली सपोर्ट देने के लिए सोशल सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। और क्या है कि वेकेशनल रिहैबिलिटेशंस, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं डिज़ास्टर के बाद जो भी इफ़ेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने पेशेंट को रिहैबिलिटेशन देते हैं। ठीक है, तो ये सारे आते हैं पोस्ट डिज़ास्टर इफ़ेक्ट एंड रिहैबिलिटेशंस। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ जो इसकी, जिसमें आ जाता है ट्रॉमा एंड हेमरेज। ट्रॉमा एंड हेमरेज, हेमरेज क्या है कि हेमरेज इज़ द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फॉर द वेसल्स। जो आपकी ब्लड वेसल्स है उससे से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमरेज। ठीक है, हेमरेजिक। उसके अलावा इंटरनल भी हो सकती है हेमरेजिक और एक्सटर्नल भी हो सकती है कि आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको भी हम हेमरेज कहते हैं। इंटरनली कोई इफेक्ट हुआ है, कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो उसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है कि हेमरेजिक के टाइप्स है। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कि है ना, आपके पास अगर मतलब क्लास 1, 2, 3 एंड 4 होते हैं तो कितने कितने परसेंट लॉस होते हैं ब्लड, उसका अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले अगर 150% ब्लड लॉस हुआ है, 15%, तो फिर क्या है कि मिडिल ट्रेकार्डिया होगा। उसके अलावा 15 to 13% हुआ है तो यहाँ पे ट्रैकीकार्डिया विद एंजाइटी होगी, और 30 to 40% हुआ है तो हाइपोटेंशन एंड कंफ्यूजन होगी। क्योंकि ज़्यादा अगर 40% ब्लड आपका लॉस हो गया तो उसमें क्या है, हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन होगी। 40 से अगर अबव है, ठीक है, तो सीवियर शॉक्ड एंड अनकॉन्शियस हो जाएगा वो पेशेंट जिनको क्या हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है। तो 40 से ज़्यादा है तो मीन्स के वो सीवियर शॉक में है और अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो ये दो क्लासिफिकेशन है हेमरेजिक की, जिसमें क्लासिफिकेशन में आ जाता है इसके जो एस्टिमेट एस्टिमेटेड ब्लड लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हेमरेज
कि अगर हेमरेज किसी को हो गया है तो साइन और सिम्टम्स कौन से आएंगे, ठीक है, उसको बात करते हैं। साइन और सिम्टम्स मोस्टली ये आएगा, अगर जिसका ब्लड लॉस हो गया ना तो पिलर स्किन हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी आइस और स्किन का कलर, ठीक है। उसके अलावा कोल्ड स्किन, उसके जो हाथ के और पाँव के जो भी आर्म्स है ना, तो वो क्या होंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, कोल्ड स्किन बन जाएगी। स्वेटिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उस पेशेंट को ट्रेकिकार्डिया होगी, लो ब्लड प्रेशर होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो प्रेशर उसका बहुत कम होगा। उसके अलावा लो ब्लड प्रेशर, उसके अलावा वीक पल्स एंड रेस्टलेसनेस होगा, वो पेशेंट उसको सही से रेस्ट नहीं आएगा। उसके अलावा रिड्यूस होगा, जो यूरिन आउटपुट है वो भी रिड्यूस होगा। तो ये साइन और सिम्टम्स होते हैं हेमरेजिक पेशेंट में। पिलर स्किन होना, कोल्ड, जो आपके हाथ और पाँव की तलियां हैं वो कोल्ड होना, उसके अलावा स्वेटिंग, ट्रेकिकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर, ये सारे इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द हेमरेज। जो भी हेमरेजिक कंडीशन में जो पेशेंट आया है तो नर्स किस तरीके से उस पेशेंट को मैनेज करती है, इंश्योर करती है एयरवे। सबसे पहले क्या है कि चाहे वो किसी भी कंडीशन में है ना, उसकी एयरवे कम होनी नहीं चाहिए ताकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन उसके सेल्स को मिल सके। तो इसमें क्या होता है, नर्स मैनेज हेमरेजिक पेशेंट में इंश्योर करती है वो एयरवे को, क्योंकि पहले से ही उसका ब्लड वॉल्यूम कम है, वो शॉक में है। अगर उसको और ज्यादा, उसको जो एयरवे अगर किसी तरीके से ब्लॉक होगी, वो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाएगा तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट फेलियर में वो चला जाएगा। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन देना ज़रूरी होगा क्योंकि सेल तक और टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। उसके अलावा कंट्रोल ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग चल रही है उसको कंट्रोल करना। उसके अलावा इंसेंट आईवी जो कैनोला इंसर्ट करना, गिवन आईवी फ्लूइड और उसके थ्रू, आईवी के थ्रू उसको फ्लूइड देना, ये सारी क्या है कि ये नर्सिंग मैनेजमेंट होती है। उसके अलावा प्रिपेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उसको प्रिपेयर करना और मॉनिटर वाइटल साइन, जो भी उसके वाइटल साइन है उनको मॉनिटर करना कि कौन से वाइटल साइन इफेक्ट है वो देखना। उसके अलावा रिकॉर्ड यूरिन आउटपुट, जो यूरिन का आउटपुट कितना है उसका भी रिकॉर्ड रखना। तो ये सारे काम होते हैं नर्सिस के, जो क्या करती है, हेमरेजिक पेशेंट को अगर वो मैनेज कर रही है तो ये सारी चीजें देखती है, ठीक है, इन सारी चीजों को मैनेज करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक में क्या होता है कि शॉक काज बाय द सीवियर ब्लड लॉस एंड लीड टू द अनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन। जो प्रॉपर टिश्यू में परफ्यूजन हो रही होती है ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो नहीं हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। जिसमें क्या है कि ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से जो मतलब टिश्यू को जो नीड होती है ऑक्सीजन की, वो उनकी परफ्यूजन ऑक्सीजन उनको ना मिले, तब हम कहते हैं वो शॉक में चला गया है, शॉक में पेशेंट, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी यही है कि ब्लड लॉस हुआ, उससे ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ, ठीक है, कम हुआ। ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर कम हुआ। ऑक्सीजन डिलीवर जब कम होता है ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, वहाँ के टिश्यूज को, वहाँ के सेल्स को, तो वो सेल डेथ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें होती है शॉक में, ठीक है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। डिफाइंड हेमरेजिक शॉक एंड एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी, ये दो ऑब्जेक्टिव हमने इसमें डिस्कस किए हैं कि शॉक ये कि ज्यादा से ज्यादा आपका ब्लड लॉस हो जाए और आपके जो टिश्यू है वहाँ परफ्यूजन सही से ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। शॉक में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपकी ब्लड ज़्यादा लॉस हुआ है उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम की वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा, हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगी। अगर जितना कम हार्ट पंप करेगी उतना कम ऑक्सीजन आएगा और कम ऑक्सीजन आने की वजह से ऑर्गन को भी वो कम ऑक्सीजन ब्लड मिलेगा और ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम बात करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज कौन कौन सी होती है, उसको हम बात करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट इज सडन सीजनिंग्स ऑफ द इफेक्टिव हार्ट फंक्शन।
सडनली क्या हो इफेक्ट हो हार्ट के फंक्शंस, रुक जाए, मतलब अरेस्ट हो जाए, बिल्कुल हार्ट बंद हो जाए, ठीक है, अरेस्ट हो जाए। और इसके डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें आ जाता है वेंट्रिकुलर फाइब्रोलेशंस, वीएफ एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर एंड ट्रैकीकार्डिया होना, या फिर असोलेटिक होना, या फिर पल्स इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज का कम होना, पल्सलेस जो एक्टिविटीज हो, ठीक है, ये सारे इसके टाइप्स हैं 3, और उसके अलावा 4। उसके अलावा क्या है ना, सडनली आपका हार्ट है ना वो काम करना बंद कर दे, स्टॉप हो जाए बिल्कुल। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियक अरेस्ट। सबसे पहले क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर एमआई हुआ है उस पेशेंट को, तो उसके भी चांसेस होते हैं कि उसका भी जो हार्ट है वो काम करना बंद हो जाए, उसके फंक्शन स्टॉप हो जाए। करोनरी आर्टरी डिजीज, रिदमियास, या फिर इलेक्ट्रिक इनबैलेंस, ड्रग्स ओवरडोज एंड ट्रॉमा और रेस्पिरेटरी फेलियर, इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। इनकी वजह से नहीं, ये रिस्क फैक्टर होते हैं कि अगर ये हुए हैं तो वो हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है इसके, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं काज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, HS एंड TS, जिसमें HS में हम बात करते हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, हाइपोवोलेमिक कंडीशन में वो जो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से, जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो हाइड्रोजनिक एसिडोसिस होना, या फिर हाइपरकलेमिया, हाइपोकलेमिया, या फिर हाइपरथर्मिया, इन सारी चीज़ों की वजह से काज हो सकता है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, इनकी वजह से काज होता है कार्डियक अरेस्ट। रिस्क फैक्टर एमआई वो सब थे, ठीक है। यहाँ काज कौन करता है कि इन चीज़ों की वजह से क्या, हाइपोटेंशन हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी को जितनी नीड है वो नहीं मिल रहा है, तब भी क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर ब्लड वॉल्यूम कम है उसकी वजह से भी, और पोटाशियम की कमी है, या फिर पोटाशियम ज़्यादा है उसकी वजह से, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी वजह से, क्या होता है कि ये सारे वो काजेज है जो कार्डिक अरेस्ट करवाते हैं, ठीक है, इनकी वजह से कार्डिक अरेस्ट होता है। और टीएस में आ जाता है टेंशन्स, जिसमें आ जाता है टेंशन, पल्मो टेंशन में आता है नमोनियो थेरोक्स, या फिर टेम्पोनाइड्स, टॉक्साइड्स, थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, या फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ये वो कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से भी क्या होता है कि है ना, कार्डियक आउटपुट कम होता है, कार्डियक आउटपुट में ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम में क्या होता है, शॉक में पेशेंट जाता है, ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, चाहे वो पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस हो या फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ये दोनों चीज़ें होने की वजह से भी क्या होता है कि वो भी है ना पेशेंट को शॉक में ले जाते हैं, और उसके बाद वो पेशेंट क्या करता है, सही सर्कुलेशन ना होने की वजह से, और उसका जो हार्ट है वो अरेस्ट हो जाता है, वो बंद कर देता है अपने फंक्शंस को। तो ये सारे काज हैं, इनकी वजह से क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, कि हम कार्डियक तो अरेस्ट हो गया है, ठीक है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आया, हम उसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हाई क्वालिटी सीपीआर। हमें सबसे पहले सीपीआर देना होता है अगर हम हॉस्पिटल में नहीं है, हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा है जहाँ पे हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं है हॉस्पिटल की, तो हम सबसे पहले हाई क्वालिटी सीपीआर जो हमारे पास टेक्निक होनी ज़रूरी है। उसके अलावा डिफाइब्रिलेशन इफ द इंडिकेशन इंडिकेटेड, अगर डिफाइब्रिलेशन अगर हम हॉस्पिटल में है तो हमें क्या है, इंडिकेशन ऐसी आए कि है ना पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, तो हमें क्या डिफाइब्रिलेशन करनी चाहिए उस पेशेंट की। उसके अलावा हम करते हैं डिफाइब्रिलेशन, जिसमें हम क्या है कि एक स्त्री टाइप की मशीन जो उसकी मशीन्स होती है उसके थ्रू उसको इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं, जिसके थ्रू उस पेशेंट को हम क्या है कॉन्शियस लाते हैं। उसके अलावा एयरवे मैनेजमेंट,
जो उसकी एयरवे है उसको मस्ट है कि हमें उसको मैनेज करके रखना है। कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट होता है, हमें उसकी एयरवे मैनेज करनी होती है, ज़रूरी होती है बहुत ही। ऑक्सीजन देना ज़रूरी होता है, आईवी एक्सेस होना और इमरजेंसी मेडिकेशंस जो होती हैं वो देना ज़रूरी होता है और कंटिन्यूअस ईसीजी करना, ईसीजी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है कि हमें देखें कि कार्डियक का रिदम क्या है उस पेशेंट की। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना उसको मैनेज करने में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ड्रग यूज़ ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ठीक है, हम उसके लिए कौन-सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट एड उसको कौन-सी देंगे, ठीक है। उसमें आ जाता है एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन जो है ना मोस्ट कॉमन हम कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को देते हैं, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में। और अमाइनोडर्मिन्स और एपिड्रिमिन्स या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर ट्रोपिन सिलेक्टेड इन सिचुएशन। ट्रोपिन हम जब देते हैं जब सिलेक्शन ऑफ सिचुएशन होती है उसमें, और उसके अलावा जो भी ड्रग्स होती हैं जो हम इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं, डाई क्लिन्स, ये सारी ड्रग्स, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर कि कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है कि अगर कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को हम सीपीआर दे रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन कौन-कौन सी आ जाती है। तो रिब फ्रैक्चर हो सकता है, जो उसकी रिब केज है वो डैमेज हो सकती है सीपीआर के थ्रू। उसके अलावा स्टर्नल फ्रैक्चर होना, उसके अलावा उसको क्या है कि जो है ना उसमें क्या होता है कि नमोनिया, थेरैक्स हो सकता है, लीवर इंजरी हो सकती है या फिर गैस्ट्रिक इंटेंशन डिस्टेंशन हो सकती है या फिर इंस्पायरेशन हो सकती है कि वो पेशेंट को किसी चीज़ को इंस्पायर कर दे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है ना कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है सीपीआर में। उस यहाँ पे वाले हैं पार्ट जिसमें 4 को, जिसमें हम बात करेंगे शॉक की कि शॉक क्या होता है और उसकी जो भी कंडीशंस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। Shock is the life-threatening conditions in which the tissue perfusion inadequate to the meet body oxygen and nutrition needs। कि जो है ना आपकी टिश्यू की परफ्यूजन कम हो जाए, ठीक है। आपकी ऐसी शॉक एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जहाँ पे जितनी टिश्यू को नीड है, जितनी सेल्स को नीड है ना ऑक्सीजन की या फिर न्यूट्रिशन की, उनकी वो नीड पूरी ना हो, ब्लड वॉल्यूम इतना कम हो कि उसकी वो नीड पूरी ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉक्ड कहते हैं। जिसमें आ जाता है कि है ना, फॉर एग्जांपल अगर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसको ट्रीट नहीं किया तो वो पेशेंट शॉक में जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है बहुत ज़्यादा, 40% अगर ब्लड लॉस हो गया है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट शॉक में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है ना तो वो भी पेशेंट शॉक में चला जाता है। ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम है ना वो कम हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉक। जिसमें टिश्यू को परफ्यूजन सही से ना हो, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की, ठीक है। बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं शॉक के, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ शॉक, जिसमें आ जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक, मींस के ब्लड वॉल्यूम कम होना, फ्लूइड का कम होना, ब्लड एंड फ्लूइड लॉस होना, तो उसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन में या फिर हेमरेजिक कंडीशन में क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन में फ्लूइड कम हो जाता है, तो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, सेकंड इसका टाइप है कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें क्या होता है हार्ट पंप फेलियर, जो हार्ट है ना पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट सही से पंप ना कर पाए ब्लड को, ठीक है, इतना ब्लड ना हो, ब्लड का वॉल्यूम कम हो, सही से हार्ट काम ना कर पाए, तो उसको क्या कहेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। उसके अलावा सेप्टिक शॉक, जिसमें सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से आपका फ्लूइड कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक। उसके बाद एनाफिलिक शॉक में आ जाता है कोई ऐसा एलर्जेटिक रिएक्शन आपकी बॉडी में हो जाए, किसी ड्रग की वजह से, कोई इंसेक्ट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि फ्लूइड की नीड होती है। अगर वो सीवियर कंडीशन में है, फ्लूइड नहीं मिल रहा है, तो क्या है कि वो एनाफिलिक शॉक में चला जाता है पेशेंट,
ठीक है, उसके अलावा न्यूरोजेनिक शॉक में आ जाता है कि स्पाइनल कार्ड अगर इंजरी हो गई है आपकी स्पाइन की, तो उसमें हम बात करते हैं कि नर्व सही से काम ना कर पाए, तो उसको हम न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आ जाता है क्या है ना, कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जिनकी वजह से आपका ब्लड पंप ना हो, जिसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि आपकी जो पल्मोनरी है वहाँ पे एम्बोलिज्म हो जाए, कोई क्लॉट जमा हो जाए या फिर कार्डियक टेम्पोनिक हो जाए, तो उन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि है ना ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो जाता है, जिनकी वजह से रुकावट आना, ऑब्स्ट्रक्टिव आना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो जिसकी वजह से ब्लड सही से फ्लो ना कर पाए, प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक होते हैं। इसमें हमने 5 जो 6 टाइप ऑफ शॉक पढ़े हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। और उसके अलावा हम अगर बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द शॉक, कि मेडिकली हम किस तरीके से मैनेज करते हैं शॉक पेशेंट को। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन थेरापी, क्योंकि शॉक में यही होता है जब आपकी बॉडी का फ्लूइड कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसकी वजह से टिश्यू या फिर ऑर्गन डेथ होती है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन थेरापी देंगे। उसके अलावा आईवी फ्लूइड देंगे ताकि उसका ब्लड वॉल्यूम जो है ना, फ्लूइड वॉल्यूम वो सेट हो जाए। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे अगर हेमरेजिक शॉक है, ताकि उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो प्रॉपर बन जाए। उसके अलावा वेज़ोप्रेशंस देंगे, जिसमें क्या है कि नॉन एपिनेफ्रिन देंगे। और उसके अलावा सर्जरी इफ़ नीडेड, अगर सर्जरी की नीड है तो हम उसको सर्जरी करेंगे, मॉनिटर करेंगे उसके वाइटल साइन। तो ये सारे क्या है कि मेडिकली हम मैनेज करते हैं शॉक पेशेंट को, ये सारी चीज़ें देख के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 5 की, जिसमें हम बात करेंगे ओवरऑल क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव कौन-कौन से होते हैं उनके बारे में। उसमें मेनली ये चीज़ें आ जाती है कि स्टूडेंट एबल हो, कि आपका जो स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को पढ़ रहा है वो एबल इतना हो कि वो अप्लाई करे नर्सिंग प्रोसेस इन इमरजेंसी कंडीशन में। नर्सिंग प्रोसेस में ये आता है असेसमेंट, प्लानिंग, डायग्नोस उसका करना, उसके अलावा एक और प्लान करना, इंटरवेंशन करना, इवोलेट करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसमें उसके अलावा क्रिटिकल थिंकर हो, वो पेशेंट को सही से मैनेज कर पाए। उसके अलावा प्रोवाइड होस्टिक केयर, नर्सिंग केयर, वो एक अच्छी केयर दे पाए अपने पेशेंट को। तो इसलिए हमें क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा फॉलो लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करे, डोमेस्टिक फार्माकोलॉजिकल नॉलेज हो उसके पास, वर्क इफेक्टिवली, वो जो भी काम कर रहा है वो इफ़ेक्टिवली कर पाए, और उसके अलावा हेल्थ केयर टीम के साथ कर पाए। उसके अलावा डेमोंस्ट्रेट लीडरशिप, उसमें क्वालिटी होना ज़रूरी होता है, ताए ताकि वो इमरजेंसी कंडीशन में है तो उसको डील कर सके। उसके अलावा एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली, और उसकी फैमिली और पेशेंट को वो एजुकेशन कर पाए। ऐसा हमें क्या है कि एक नर्स क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीज़ें क्लियर होना एक नर्सिंग स्टाफ के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा क्या होता है कि रिस्पेक्ट कल्चर वैल्यूज़ एंड डॉक्यूमेंटेड असेसमेंट एंड नर्सिंग केयर एक्यूरेटली, जो नर्सिंग केयर है वो एक्यूरेट करे और डॉक्यूमेंट असेस करे कि पेशेंट सेम है, जिसको हम केयर दे रहे हैं वो सेम पेशेंट है, तो उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है ओवरऑल क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स में, जो एक क्रिटिकल केयर में पेशेंट के साथ करने ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा आ जाती है इसकी समरी, जिसमें हम बात करते हैं एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें वो है जो हमने इसमें डिस्कस की है इस पूरे यूनिट। ठीक है, उसके अलावा हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट कौन कौन सी होती है, जो टारगेटेड कलर होता है, कि कौन कौन सा कलर टारगेटेड होता है, जो आपकी जो अगर पेशेंट को आपको देखना है कि अगर रेड कलर में है तो वो किस में है, येलो में है, ग्रीन में है, तो और ब्लैक में है, उसकी सीवियरिटी, उसकी डिजीज या फिर उसकी कंडीशन के बारे में आपको पता चलता है। अगर रेड कलर है तो उसको इमीडिएट नीड है ट्रीटमेंट की, उसकी लाइफ मतलब ट्रीटेबल उसकी कंडीशन है। येलो में है तो उसको डिक्लाइन है, कि वो स्टेबल कंडीशन में है, उसको बाद में भी हम ट्रीट कर सकते हैं। ग्रीन में है तो माइनर में है, उसको थोड़े से ज़ख्म है, वाउंड है, उनको हम ठीक कर सकते हैं। अगर ब्लैक में है तो वो एक्सटेंडेड डेथ है,
वो पेशेंट डेथ में है तो उसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ये डिफरेंट कलर के साइड से हमने यहाँ पे देखा। क्लास 1 हेमरेजिक में आ जाता है 15% ब्लड लॉस, क्लास 2 में आ जाता है 14%, जिसमें आता है 14 से अगर ज़्यादा है। क्लास 1 में 15% ब्लड लॉस हुआ है एंड क्लास 5 में क्या होता है, यहाँ 4 में, जिसमें क्या है कि 40 से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया तो वो सीवियर स्ट्रोक में चला जाता है पेशेंट। हेमरेजिक शॉक में आ जाता है रिजल्ट फॉर द सीवियर ब्लड लॉस, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस होना। उसके अलावा ये सारे क्या है कि ऐसे कंडीशन से जहाँ पे हम क्या है कि एक पेशेंट की हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे, तो हम उसको किस तरीके से जो है ना प्राइमरी केयर दे सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं। ठीक है। चेक एंड रिस्पॉन्सनेस, कॉल फॉर हेल्प एंड एयरवे ब्रीथिंग, सीपीआर, ये सारी चीज़ें हम जब करते हैं, जब हम बीसीएल्स करते हैं। ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल्स काज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट में, जिसमें एच एंड टीएस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है कि ये सारे काज होते हैं, इनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। उसके अलावा हाई क्वालिटी सीपीआर देना, डिफाइब्रिलेशंस इम्प्रूव करता है सीवियरिटी को, कि जो पेशेंट ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट में है, उसकी डेथ होने वाली है, तो उनको अगर डिफाइब्रिलेशन देते हैं या सीपीआर देते हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके अलावा टाइप ऑफ शॉक हमने पढ़े, जिसमें आ जाते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एनाफिलिक, या फिर न्यूरोजेनिक, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ये सारे हमने इसके शॉक के टाइप पढ़े थे। उसके अलावा इनिशियली नर्स प्रोटोलाइज्ड इमरजेंसी में इनिशियली नर्स को क्या देखना चाहिए, एयरवे एंड ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई पेशेंट्स सीवियर कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में है, तो उसका हमें एयरवे, ब्रीथ और सर्कुलेशन फर्स्ट में देखना ज़रूरी होता है। तो ये सारे हाई यील्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर।